पूरे कमरे को एक फ्लोटिंग लावा लैंप बना देती है। एक सीधी सादी लेजर, टोर्नेडो मशीन और एक धुंध के बादल से हवा जैसी नजर न आने वाली चीज भी अपनी पूरी खूबसूरती के साथ नजर आ सकती है। लेजर्स, टॉर्नेडोज, साइंस। लेकिन लेजर उस हवा को कैसे दिखाती है जो आमतौर पर नजर नहीं आती? इसके लिए सिर्फ लेजर काफी नहीं है, क्योंकि हवा ट्रांसपेरेंट होती है। उसे दिखाने के लिए बेन ने हवा में धुंध भरी है। फॉग मशीन ग्लिसरीन और पानी के मिश्रण को गर्म करके दिखाई देने वाली भाप बना सकती है। ये जो भाप के कण हैं, ये बिल्कुल हवा के कणों की तरह ही उड़ते हैं। लेजर लाइट भाप पर पड़ती है और उसके पार जाने की बजाय चारों तरफ फैल जाती है और इस तरह हमें हवा का बहाव दिखाई देता है। अगर आप एक ऐसी जगह पर हो जहां हवा एक ही दिशा में चल रही है तो आप हवा की दिशा को महसूस कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसे रूम में जहां कोई हवा है ही नहीं, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हवा नहीं चल रही है, क्योंकि हवा एक जगह ठहरती नहीं है, वो घूमती रहती है स्पाइरल्स में और एक के ऊपर एक। बस हम इसे देख नहीं पाते जब तक हमारे पास बेन की तरह का इक्विपमेंट ना हो। कोडी डन अंतरिक्ष के वैक्यूम की खोज कर रहे हैं और वो भी आराम से अपने बेडरूम में बैठकर। मैं इस वक्त एक वैक्यूम चेम्बर में नीचे कैमरा लगा रहा हूँ। जब कोडी अपने वैक्यूम चेम्बर में पटाखे रखते हैं तो देखिए क्या होता है। अब मैं इस पर ढक्कन लगा देता हूँ। ये किसने कहा कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए अंतरिक्ष में जाना जरूरी है? बहुत बड़ा धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन अगर वहाँ कोई हवा नहीं है तो ये फट कैसे गए? पटाखे में एक पतले से कागज में बजरी और थोड़ा सा सिल्वर फल्मिनेट लिपटा होता है। जब सिल्वर फल्मिनेट गर्म होता है तो फटकर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। तो ये एलिमेंट्स गर्मी की वजह से रिएक्ट करते हैं, ना कि हवा से। लेकिन वैक्यूम में हमें पटाखे की आवाज आती है और कोडी की नहीं, ऐसा क्यों? वैक्यूम में कोई आवाज नहीं होती क्योंकि वहाँ कोई पदार्थ नहीं होता। हम जिसे आवाज कहते हैं वो असल में किसी पदार्थ के कंपन होते हैं। पदार्थ लिक्विड, सॉलिड या किसी गैस के रूप में हो सकता है। अणु आगे पीछे वाइब्रेट होते हैं और जब वो हमारे कान के पर्दे पर पड़ते हैं तो हम उन कंपनों को आवाज समझते हैं। जब हवा बाहर निकाल दी जाती है तो उसके बाद आप कोडी की आवाज नहीं सुन सकते और इसीलिए माइक्रोफोन कंपनों को डिटेक्ट नहीं कर सकता। वह कंटेनर के अंदर तकरीबन बिल्कुल हवा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पटाखे की आवाज सुनाई देती है। वो इसलिए क्योंकि पटाखे के फटने पर थोड़ी बहुत गैस निकलती है। हमें हल्की सी फटने की आवाज इसलिए सुनाई देती है क्योंकि गैस कैमरा के माइक्रोफोन से टकराकर कंपन पैदा करती है, जिसे हम आवाज की तरह सुनते हैं। अब देखते हैं जाते जाते रेशेल क्या कहने वाली है। अरे रुको, मैं किसी वैक्यूम में नहीं हूँ। जी हाँ, ये सिर्फ हिरे सेलर्स अपनी नाव को बंदूक की मदद से चला रहे हैं। ये बिल्कुल किसी AK-47 की तरह ही चलती है। प्लीज आप लोग ऐसा करने की कोशिश मत करना। ये एक शॉटगन से नाव को कैसे चला रहे हैं? मेरा ख्याल है कि विल उस नाव में शॉटगन लेकर इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि वो न्यूटन के तीसरे नियम को साबित करके दिखाना चाहता है, और वो ये है कि हर क्रिया के विपरीत उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। बंदूक से एनर्जी विल के कंधे पर ट्रांसफर हो रही है, जो उसकी बॉडी से होकर बोट तक जाती है, जिससे वो दोनों पीछे की तरफ जाते हैं। जब विल 10 बार गोली चलाता है तो उसका कुल मिलाकर करीब 610 न्यूटन फोर्स नाव पर पड़ता है, जो कि करीब उतना ही है जितना फोर्स आपको एक बार चप्पू चलाने पर मिलता है। इस हिसाब से उसे झील को पार करने में बहुत वक्त और ढेर सारी गोलियां लगेंगी। अच्छी कोशिश है, लेकिन फिर भी मैं तो चप्पू ही चलाना चाहूंगी। और मैं भी। बर्फ पानी का सबसे बढ़िया रूप है। ड्रोन्स आसमान में उड़ने वाली सबसे बढ़िया चीज है। हम सालों से इन दोनों के बड़े बड़े इस्तेमाल देखते आ रहे हैं, लेकिन हमने इन्हें एक साथ कभी नहीं देखा। ओह, ये क्या है? शानदार! वाओ, स्नो ड्रोन्स इसकी बात ही अलग है। हम इंजीनियर यानिस पुट्रम्स और स्नोबोर्डर कैस्पर्स बालामाउस्की से मिलने लाटविया आए हैं, उनसे ये जानने कि उन्होंने अपनी सुपर कूल ड्रोन बोर्डिंग कैसे तैयार की। जब हमने अपना सबसे बड़ा ड्रोन बनाया तो हमारे दिमाग में यही था कि हम इससे एक इंसान को उठा पाएं। अगर हम प्रोपेलर्स को बहुत बड़ा रखते हैं तो शायद उतना स्थिर नहीं रहेगा। अगर हम बहुत छोटे
ड्रोन बोटिंग किसी भी मौसम में मजेदार लगती है। उन्नीस 1973 एक मानव विज्ञानी ने अलग अलग क्षेत्रों से 11 लोगों